गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग सीयूईटी का जो सेकंड चैप्टर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का या फिर बोला जाए बिजनेस स्टडीज का, उसको हम लोग एक तरीके से आज करेंगे। तो सीयूईटी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करा है और बहुत शानदार तरीके से, साथ ही साथ मैंने कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करा है ताकि आप लोगों को एक क्लियरेंस मिलता चले। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 12th वाले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करा होगा, चाहे वो आप सीबीएसई के हो चाहे वो आप आईएससी बोर्ड के हो। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कौन कौन सा क्वेश्चन जो होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। इसके पहले हम लोगों ने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रखा है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कवर करा। उसमें 35 क्वेश्चन आई होप सो या आई थिंक सो मैंने डिस्कस करा है, 35 प्लस एमसीक्यूज। तो वो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए, सॉलिड तरीके से वहां पर समझाया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई मिल रहा है, उसके साथ साथ आप लोगों को एक तरीके से आप लोगों को एक डायरेक्शन मिलेगा कि जो आप लोग फ्यूचर में आप लोग परसीव करना चाह रहे हैं। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि कोई भी फालतू चीज़ पढ़ा के आप लोगों को मैं आगे बढ़ा दूं, नहीं, आप लोगों को जेन्युइन चीज़ मिलेगी यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा बहुत आसानी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना कोई देरी किए हुए, क्योंकि देरी करने से किसी का भला नहीं हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर डिराइव्ड, मतलब बोला जा रहा है क्या कि ऑन द बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिराइव किया गया। मतलब माना जाए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है आखिरकार वो किस चीज पर बेस्ड है, वो चीज हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल नहीं है। बी होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ये भी अकेला नहीं होगा। नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो मतलब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ ए एंड बी, मतलब क्या कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर और एक्सपेरिमेंटल, मतलब दोनों चीजें, ऑब्जर्वेशन और प्लस एक्सपेरिमेंट, इन दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लाया गया है। जैसे 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्योल है और एक तरीके से 7 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये दो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक साइंटिफिक, एक तरीके से एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा, ये एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा, और एक क्या 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के द्वारा। तो ये दो चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत आसानी तरीके से। तो इसमें से अभी हम लोग आगे आने वाले में डिस्कस भी करेंगे उसको एक एक कर कर। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को दो तरीके से, एक तरीके से जन्म दिया गया या बर्थ दिया गया, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट कर करके हाँ भाई ये बिजनेस के लिए अच्छा होता है, ये बिजनेस के लिए खराब होता है। Second question, the product manager of ABC Limited instruct a salesman to go slow in the selling the product. ABC कंपनी का एक मालिक था, मतलब मैनेजर था, सॉरी, एक मैनेजर था। उसने क्या करा, एक तरीके से उसने सेल्स पर्सन को ये बोला, सेल्समैन को ये बोला कि आप जो सेल्स को है वो स्लो तरीके से लेके चलो। वेयर एज द मार्केटिंग मैनेजर इंसिस्ट टू, लेकिन मार्केटिंग मैनेजर बोल रहा है कि आप सेल करो फास्ट। ठीक है, तो बोला जा रहा है एक तरीके से मार्केटिंग मैनेजर बोल रहा है कि आप सेल्स को फास्ट करो, लेकिन जो सेल्स मैनेजर है या फिर सेल्समैन को जो मैनेजर बोल रहा है वो बोल रहा है स्लो। तो भाई अब किसका बात माने और किसका किस तरीके से इसका प्रभाव होगा, तो मतलब कौन सा प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड, तो यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट किया गया है। क्यों, क्योंकि एक तरीके से मैनेजर सही तरीके से, अच्छे तरीके से जान रहा है कि क्या क्या नहीं करना है। तो मतलब यहाँ पर कमांड की दिक्कत है, मतलब कौन किसका अलग अलग कमांड दे रहा है। तो एक ही कमांड पर अगर चले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कोई भी कंपनी के लिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड इन दिस केस। क्लियर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। हीना एंड हरीश आर द टाइपिस्ट इन द कंपनी, वो टाइपिस्ट है, हैविंग सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिनका दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है। क्लियर। हीना गेटिंग 3000 पर मंथ और हरीश गेटिंग 4000 पर मंथ एज ए सैलरी फॉर अ सेम वर्किंग आवर्स। मतलब जो हीना को मिल रहा है वो 3000 मिल रहा है और हरीश को मिल रहा है 4000। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो वायलेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर दोनों हीना हो या हरीश हो, ठीक है, दोनों अगर सेम क्वालिफाइड बंदे हैं या बंदी है तो उन दोनों को सेम सैलरी मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर किस चीज़ का यहाँ पर एक तरीके से वायलेट किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर जान रहे होंगे कि इक्विटी का, कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है।
क्योंकि ये हो सकता है ये फीमेल हो और ये मेल हो, तो इस वजह से इनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज इक्विटी इज वायलेटेड इन दिस केस। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ भारत लिमिटेड, भारत लिमिटेड का प्रोडक्शन मैनेजर इंस्ट्रक्ट किया है कि टू सेल स्लोइंग एंड क्या वेयर एज मार्केटिंग मैनेजर टू इंसिस्ट फास्ट टू अचीव टारगेट। तो मतलब वही आ गया जो अभी पिछले वाले हम लोगों ने, वहाँ मैनेजर था, यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर। यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला सेल्समैन को कि भाई आप स्लो सेलिंग करो, लेकिन मार्केटिंग मैनेजर क्या बोल रहा है कि आप फास्ट सेलिंग करो ताकि हम लोग टारगेट को अचीव कर पाए। क्लियर। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कौन सा एक तरीके से वायलेटेड है, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड। जैसा कि हम लोग पिछले वाले केस में यहाँ पर सिर्फ मैनेजर था, यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर वायलेट हो रहा है क्योंकि बात नहीं सुना जा रहा है, किसी एक कोई एक बात अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं बोल रहा सेल्समैन को। अब आते हैं फिफ्थ में। मोहन द मैनेजर ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग इज वेरी रिलैक्स विथ हिज फेलो, रिलैक्स नहीं रिलैक्स with his fellow employees and subordinates. He does not give them a parameters or a rules for reporting to the work and complement and completion of the assignment। मतलब वो कोई पैरामीटर नहीं दे रहा है, कोई रूल्स नहीं है कि आप कब आपको कंप्लीट करना है और किस तरीके से कंप्लीट करना है, मतलब ये सब चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड, किसको ज़्यादा ओवरलुक्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा डिसिप्लिन को, कि वो जान रहा है क्या कि डिसिप्लिन जो है वो हम अगर मेंटेन करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारा बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पर डिसिप्लिन को देखा जा रहा है कि भाई हम अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप कितने अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कभी कभी कंपनी में करना होता है कि भाई आप क्या करो कि आप मान लो आपके अंदर 4 बंदे काम कर रहे हैं तो आप उनको मत बोलो, उनको काम एक बस आप समझा दिए हो, अब बार बार उनको टारगेट मत दो। अब देखो कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, अगर वो अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं तो मतलब वो एक तरीके से अच्छी बात है कंपनी के लिए, तो मतलब डिसिप्लिन मेंटेन है। तो यहाँ पर ओवरलुक किया जा रहा है डिसिप्लिन को। अगर डिसिप्लिन और लाना है तो हम लोगों को उसको थोड़ा सा डायरेक्शन देकर चलना जरूरी है, पैरामीटर देके चलना जरूरी है। क्लियर। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। राम अ मैनेजर वेरी ऑफन स्पीक विद द पीपल एट ऑल लेवल। राम जो है वो मैनेजर है और वो सारे लेवल ऑफ द मैनेजमेंट से बात नहीं करता है, बहुत कम बात करता है। ऑफन पासिंग ऑन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो टू द अदर डिपार्टमेंट। उसका सब काम क्या, ऑल लेवल मतलब पास करता है इंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत, लेकिन वो ज़्यादा एक तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है तीनों लेवल पर। कौन कौन सा, हाई लेवल, मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल। मतलब जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है वो जो डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ को ओवरलुक्ड बहुत आसानी तरीके से देखा जा रहा है, ओवरलुक्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा स्केलर चेन को। स्केलर चेन को ओवरलुक कर रहा है क्योंकि सब लोग एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो एक तरीके से सब पर ध्यान देना चाहिए, सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ पर ओवरलुक क्या किया जा रहा है, एक तरीके से स्केलर चेन, क्योंकि जहां पर अगर लेवल के बारे में बात आ गया तो वहां पर स्केलर चेन के बारे में तो बात निकल के आ ही जाएगा। अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। अंकित अ मैनेजर एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स। अंकित जो है एक मैनेजर है, एक्सपेक्ट कर रहा है सबऑर्डिनेट से टू वर्क फॉर द हैप्पीनेस। क्या, किसके लिए काम करना, ताकि वो खुशी के लिए काम कर सके, ठीक है, हैप्पीनेस के लिए। एंड प्लेजर ऑफ बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसको जो खुशी मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में रहने पर, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स क्या कर रहा है कि एक तरीके से खुशी मिले। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ओवरलुक, यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ओवरलुक किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एक तरीके से 7 का जो आंसर होगा वो बी होगा, रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए हमारा कि अंकित मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहा है सबऑर्डिनेट को टू वर्क फॉर हैप्पीनेस, लेकिन हैप्पीनेस के लिए काम करे। तो भाई कोई भी कंपनी में आपको खुशी के लिए कौन काम करेगा, प्लेजर के लिए कौन काम करेगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो कि आप ओवरलुक कर रहे हो रेम्यूनरेशन को, कि आप पैसा नहीं देना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि सब खुशी खुशी काम करें और पैसा आप ले जाओ। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा ओवरलुक किया जा रहा है, जिसको वॉयलेट किया जा रहा है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज को। क्लियर। 8 में बोला गया द सबऑर्डिनेट्स इन अ कंपनी रिसीव अ ऑर्डर रिगार्डिंग देयर वर्क। एक सबऑर्डिनेट है कंपनी में, वो रिसीव किया ऑर्डर रिगार्डिंग देयर वर्क फ्रॉम अ डिफरेंट ऑपरेटिव हेड्स फॉर द सेम टास्क, कि सेम टास्क के लिए जो है वो डिफरेंट ऑपरेटिव हेड्स को इन्फॉर्म किया गया रिगार्डिंग वर्क कि आप लोग किस तरीके से काम करना है। तो एक ही काम को आप 2-3 लोगों को सौंप रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, कि सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर रिगार्डिंग देयर वर्क फ्रॉम अ डिफरेंट ऑपरेटिव हेड फॉर द सेम टास्क। अब वही बंदा अलग अलग टास्क को करने के लिए अलग अलग जगह से
ले रहा है, मतलब उसको एक ही कोई बंदा नहीं बता रहा है। तो मतलब क्या कि बहुत सारे लोग उसको बताने वाले हैं, इसका मतलब क्या यूनिटी ऑफ कमांड को ओवरलुक किया जा रहा है। क्लियर। अब आते हैं 9th वाले क्वेश्चन में। 9th वाला क्वेश्चन क्या है भाई, अ परचेज मैनेजर ऑफ कंपनी हैज परचेज 500 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल। उसने क्या करा, 500 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल परचेज किया है। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम द अदर सप्लायर्स इन द मार्केट, हिज सन आल्सो सप्लाइज दैट रॉ मटेरियल। अब वो परचेज मैनेजर है, अब कंपनी हैज परचेज 500 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल, उसने परचेज करा। अपार्ट फ्रॉम द अदर सप्लाईज, हिज सन आल्सो सप्लाइज द रॉ मटेरियल। उसके अलावा उसका सन भी जो है वो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल। The manager purchased the raw material from the firm of his son at a higher rate than the market rate। मतलब उसने क्या करा, जो वो मैनेजर है वो अपने बेटे की कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदा, किसके, सन की कंपनी से, और वो जो कंपनी में जो रॉ मटेरियल खरीदा वो हायर रेट पर खरीदा, जो भी मार्केट रेट पर है, मतलब हायर रेट पर। मतलब क्या कि वो अपने फैमिली को या अपने आप को ज़्यादा ऊपर रख रहा है कंपनी से। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वॉयलेट किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या किया गया कि सबऑर्डिनेटिंग पर्सनल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, कि पर्सनल इंटरेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और वो जनरल इंटरेस्ट पर नहीं दे रहा। मतलब क्या, एक तरीके से कंपनी पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जहाँ पर कम दाम मिल रहा है वहाँ पर उसे लेना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने बेटे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो अपनी कंपनी में जहाँ काम कर रहा है उससे रॉ मटेरियल हायर कॉस्ट पर ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ सेंट्रलाइजेशन फेयोल टॉक्स अबाउट। कौन से टाइप ऑफ सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात किया गया है फेयोल के द्वारा, हेनरी फेयोल के द्वारा, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया था। तो एक तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर होगा इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव होना चाहिए, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ऊपर का बंदा जो होता है, हायर लेवल का मैनेजमेंट का बंदा होता है, वो सारे को बता रहा है कि आपको क्या क्या काम करना है, ठीक है, उसमें किसी से पूछा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर वो सेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव है तब तो वो ठीक है। तो हेनरी फेयोल ने बोला था कि अगर सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस रखना है आपकी कंपनी में तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबसे सलाह मशवरा करके या फिर सबसे पूछताछ के आप कोई भी डिसीजन को ले रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिसीजन बिना पूछे आप नहीं ले रहे हो किसी से, मतलब एक तरीके से डिस्कशन डिबेट करके ले रहे हो, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन में हेनरी फेयोल ने बोला था इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। 11th में क्या है, इन व्हाट सिचुएशन हैज फेयोल परमिटेड अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अ स्केलर चेन। मतलब इन्होंने कौन सा सिचुएशन बोला था कि किस सिचुएशन में फेयोल जो परमिट किया गया कि जिसको वायलेट किया जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ अ स्केलर चेन को। तो पहला है हमारा 11 में कि ए में, अच्छा ये यहाँ पर आ गया, व्हेन अ एम्प्लॉय इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबल एट द टाइम ऑफ सडन हैपनिंग। हाँ, इस पर कि स्केलर चेन को अगर कुछ मान लो कि अचानक से कुछ घटना घट गया तो उसमें क्या किया जा सकता है, स्केलर चेन को नहीं फॉलो करो, क्योंकि उसमें आपको इमरजेंसी हो गई तो आप डायरेक्टली जाके जिसको बताना है, जिस डिपार्टमेंट को बताना है वो आप डिपार्टमेंट को बता दो। उसमें ये जैसे वही बात हो गया ना कि अगर पेशेंट कोई मरने वाला है तो आप उसको अलग अलग कि भाई पहले आप पुलिस कंप्लेन फाइल करो, पहले ये करो, पहले वो करो, पहले ये करो, तब आपका इलाज करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले इलाज होना चाहिए, फिर उसके बाद में बात हो जाना चाहिए। तो सडन केस में हेनरी फेयोल ने बोला था कि आप क्या कर सकते हो, आप एक तरीके से वायलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को, कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर सडन कुछ हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 12th में। 12th क्या है भाई, according to which principle of management all similar activities for the fulfillment of one object must kept under one authority। बोला जा रहा है कि और जब सारे सिमिलर एक्टिविटी, जैसे मान लो कि सेल्स का काम है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए, है कि नहीं। तो किस किस प्रिंसिपल में बोला गया है कि सारा जो एक काम है वो एक डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए या एक अथॉरिटी के पास होना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से फुलफिलमेंट हो पाए। तो हमारा 12th का आंसर होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑल सिमिलर एक्टिविटीज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट अंडर वन अथॉरिटी। एक काम पहले कर लो भाई सेल्स मैनेजर, अगर उससे काम नहीं होगा तो आप दूसरे डिपार्टमेंट को आप दे सकते हो, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन व्हाट टू डिपार्टमेंट डिड अ टेलर डिवाइड द वर्क ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर। कौन से दो डिपार्टमेंट में जो टेलर थे, कौन, FW टेलर, उन्होंने क्या करा था, फैक्ट्री मैनेजर को डिवाइड करा था। तो हमारा आंसर इसका सही होगा एक तरह से डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। कि प्लानिंग और प्रोडक्शन दो अलग चीजें हैं, कि प्लानिंग अलग डिपार्टमेंट करे और प्रोडक्शन अलग डिपार्टमेंट करे, ठीक है।
प्रोडक्शन एक ही डिपार्टमेंट और प्लानिंग एक ही डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों, प्लानिंग करने के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए और प्रोडक्शन करने के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है अगर कंपनी को आपको आगे लेकर चलना है तो, ठीक है। अंडर अ फेटिक स्टडी, अगर फेटिक स्टडी के बारे में बात किया जाए, फेटिक मतलब जो थकान वगैरह हो जाता है किसको, मतलब इम्प्लॉयज लोगों को, तो वो सब सारी चीजें, ठीक है। तो 14 का क्या बोला जाए, अंडर द फिटिंग स्टडी टायरिंग वर्क इज गिवन टू द एम्प्लॉयज, नहीं, टायरिंग वर्क नहीं देना चाहिए। एम्प्लॉयज मूवमेंट आर इंक्रीज, नहीं। रिकॉर्ड मेंटेन फॉर अ टाइम कंज्यूमिंग ऑन द एम्प्लॉयज वर्क, नहीं। रेस्ट इज गिवन टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग अ वर्क, ये जरूरी है। फेटिक स्टडी के अनुसार ये बोला गया कि अगर थकावट हो जाती है किसी को, या फिर आप अगर अपनी कंपनीज में रेस्ट रूम नहीं बनाए हो तो आप बना लीजिए, ताकि वो एक तरीके से अच्छे तरीके से काम आए आपकी कंपनी में और इम्प्लॉय जो वो खुश रहे, क्योंकि उनको रेस्ट करना बहुत जरूरी है वर्क के ड्यूरेशन में। वर्क ड्यूरेशन में एक तरीके से आप उसको रेस्ट का पीरियड देते चलिए। क्लियर, 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पर। तो 15th क्वेश्चन पर क्या बोला गया भाई, इन विच ईयर टेलर बिकम्स द इंजीनियर फ्रॉम अ वर्कर, कि फ्रॉम वर्कर से इंजीनियर कौन से ईयर में टेलर बने थे। तो एक तरीके से हमारा जो इसका आंसर होगा 15 का, वो हमारा बी है, 1884 में। 1884 में जो टेलर है बिकेम एन इंजीनियर फ्रॉम अ वर्कर, वर्कर से वो इंजीनियर बन गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके वो सब सारी चीज़ों को, तो वो इसीलिए वो दे पाए क्या, ताकि वो उन्होंने काम कर रखा है। जो बंदा काम नहीं करेगा वो कैसे कोई प्रिंसिपल दे सकता है। तो वर्कर से जब वो इंजीनियर बना, एक तरीके से मैनेजर टाइप में बना, तब वो ये सब सारी चीज़ों के बारे में सीखे और उन्होंने बताने की कोशिश करी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं है, तो क्या नहीं है भाई, एब्सोल्यूट नहीं है। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि भाई काम करोगे तो सफलता मिल जाएगी। फ्लेक्सिबल है, बिहेवियल है, यूनिवर्सल है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। हाउ आर प्रिंसिपल मैनेजमेंट फॉर्म, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉर्म कैसे किया गया है, तो हमारा आंसर होगा एक तरीके से बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। सिंपल सी बात है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर से, मतलब क्या एक्सपीरियंस मैनेजर ने कर रखा है पास्ट में और किस किस सिचुएशन में क्या क्या कर रखा है, उसके हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को तैयार किया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ताकि हम क्या कर सके, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या, क्षमता को बढ़ा सके कोई भी कंपनी में। तो कोई भी कंपनी की अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को सही तरीके से लेकर चलिए, ठीक है। इनिशिएटिव नहीं है होगा क्योंकि उसका सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑप्टिमाइजिंग ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं होगा। अडेप्टेशन चेंजिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप एफिशिएंसी के बारे में सोचेंगे तो ये सब सारे अपने आप आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर, अब आते हैं 19th में। हेनरी फ्यूल वाज, हेनरी फ्यूल क्या थे भाई, तो ये एक माइनिंग इंजीनियर थे। कौन थे, माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फ्यूल इज अ माइनिंग इंजीनियर। तो हमारा 19th का आंसर होगा बी, ठीक है। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो डिवीजन ऑफ वर्क को बेस्ट क्लेरिफाई कर रहा है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, इट लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क आप इसलिए करते हो ताकि स्पेशलिस्ट लोग उस डिपार्टमेंट में आ सके जो डिपार्टमेंट आप बना रहे हो। अगर मान लो कि सेल्स टीम का आपने बनाया, सेल्स टीम, और सेल्स टीम में आपने मान लो मार्केटिंग टीम के बंदे को आपने रख दिया, तो क्या वो सही तरीके से काम कर पाएगा, उसने वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो सही तरीके से नहीं काम कर पाएगा। तो आप डिवीजन ऑफ वर्क इसीलिए करते हो ताकि आप स्पेशलाइजेशन आपकी कंपनी में हो सके। क्लियर, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आते हैं 21 का क्वेश्चन में। 21 का क्या है, सी और ही कीप्स अ मशीन मटेरियल टूल्स रेडी फॉर ऑपरेट बाय अ कंसर्न वर्कर्स। क्या कर रहा है, ही कीप्स मशीन मटेरियल टूल्स हमेशा रेडी रखता है ताकि जो भी वर्कर्स के लिए जो भी उनको जरूरत है। तो हुज वर्क इज डिस्क्राइब बाय दिस सेंटेंस अंडर अ फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इसमें कौन सा फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बात किया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, गैंग बॉस। गैंग बॉस जो है, गैंग बॉस मतलब क्या, हर एक चीज टिप टू टिप रेडी है, जब भी जरूरत होगा तो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये गैंग बॉस का काम है जो फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द टेलर, इसमें से कौन सा है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है जो टेलर के द्वारा दिया गया है। क्या दिया, एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा, एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा, ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा एक तरीके से फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप इनके द्वारा
नहीं दिया गया, वो हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया। साइंस नॉट अ थंब रूल दिया गया है डब्ल्यू टेलर के द्वारा। उसके बाद मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, हार्मनी नॉट डिस्क आउट, ये सब सारा किसके द्वारा दिया गया है? FW टेलर के द्वारा। फंक्शनल फोरमैनशिप हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हेनरी फ्योल ने ये बात बोली थी। क्लियर। अब आते हैं, ये उनके प्रिंसिपल पर ये मैच करता है। 23 में आते हैं, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। मैनेजमेंट को क्या एक बेस्ट वे चाहिए ताकि वो टास्क को परफॉर्म कर पाए। तो इसका आंसर क्या होगा? मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर वो डिस्कस करते हैं कि कौन सा बेस्ट वे होगा जो कि हमारे टास्क को सही तरीके से या एफिशिएंट तरीके से कर सकता है, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से कर सकता है। क्लियर। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मेंटल रिवॉल्यूशन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो मेंटल रिवॉल्यूशन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? तो हमारा इसका आंसर होगा एक तरीके से इट इम्प्लाइज द चेंज इन एटीट्यूड। अगर मेंटल रेवोल्यूशन हो रहा है आपकी कंपनी में तो इसका मतलब क्या है कि एटीट्यूड में चेंज हो रहा है लोगों के। एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर आपकी कंपनी जा रही है, जो कि अच्छी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अ टेलर एंड अ फ्यूल। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है टेलर और फ्यूल के बारे में? तो फ्यूल वाज अ माइनिंग इंजीनियर, वेरस टेलर इज ए मैकेनिकल इंजीनियर, नहीं, ठीक है। फ्यूल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन अ स्पेशलाइज्ड सिचुएशन, वेरस टेलर टेलर टेलर्स फ्यूल स्पेशलाइज्ड, ठीक है। वेयर टेलर्स प्रिंसिपल हैज ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये फॉल्स होगा, सॉरी ये फॉल्स होगा। ये बाकी सब सारा ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो हमारा फॉल्स कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कोई स्पेशलाइज सिचुएशन पर नहीं बात किया गया कि हेनरी फ्यूल कोई स्पेशलाइज सिचुएशन पर ही लागू होगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, बाकी ये सब सारा ट्रू है। तो बोला गया फ्यूचर स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फॉल्स ये था, बाकी ये तीनों ट्रू है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होंगे। तो हम लोगों ने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए, ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग या फिर पोस्ट डीसी के बारे में पूरा। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब सारे के MCQs को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग MCQs को देखिए और उसके मजे उठाइए और उसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले वीडियो में।